नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है, क्या वो न्याय नहीं माँग सकती? ये एक पहला सवाल है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा तो निलंबित हो गई, उन्हें ज़मानत भी मिल गई, लेकिन जो पीड़िता है, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता उसको। मीडिया से उसे बात नहीं करने दी जाती। सीआरपीएफ जवानों की बस में पीड़िता की मां के साथ धक्का-मुक्की होने और साथ में महिला पुलिसकर्मी के नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। ये सब उस पीड़िता के साथ हो रहा है जिसको नाबालिग रहते अगवा कर बलात्कार किया गया था, जिनके पिता की पिटाई की गई और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार पर हमला हुआ। पीड़िता जब वकील और अपनी 2 मौसियों के साथ कार से जा रही थी, तो रायबरेली में ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों मौसियों की मौत हो गई। अब दरअसल राजधानी में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनकी मां के साथ दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है। दोनों को मीडिया से बात करने और विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सीआरपीएफ की बस में बुजुर्ग मां के साथ धक्का मुक्की हुई और मजबूरन उन्हें कूदना पड़ा। पीड़िता और उनकी मां पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ विरोध कर रही हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और अपील लंबित रहने तक सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने पॉक्सो कानून के तहत विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाते, इसीलिए न्यूनतम सजा 7 साल होती है और सेंगर 7 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। हालांकि 15 लाख का मुचलका, सिर्फ दिल्ली में रहना, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना, परिवार को धमकी न देना, पासपोर्ट सरेंडर करना और हफ्ते में पुलिस को रिपोर्ट करने जैसी जमानत की शर्तें लगाई गई हैं। इधर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा अलग से है, इसलिए सेंगर अभी भी जेल में रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनको इस केस में राहत मिल गई है तो अब वो जेल से अंदर बाहर करते रहेंगे। मैंने ये भी सुना है कि उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी, तो क्या इसलिए उनको राहत दी गई है? लेकिन इस बीच जो उन्नाव रेप पीड़िता है, उसने ये कहा कि उसने मोदी जी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, उन्होंने नहीं सुना, लेकिन अंत में राहुल गांधी से वो मिलकर जब आई तब उसने एक साउंड बाइट दिया और मैं वो सुनाना चाहती हूँ आपको। उस ट्वीट को भी दिखाऊंगी कि कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट को दिखाएं और साथ में वो बाइट भी सुनाएं। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो पहले वो ट्वीट दिखाइए, उस ट्वीट में क्या लिखा है ये देखिए। कांग्रेस के हैंडल द्वारा ट्वीट किया गया है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। वहीं राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल भैया से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। राहुल भैया ने मुझे कहा कि इस लड़ाई में वो मेरे साथ हैं। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्नाव रेप पीड़िता, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इनकी बाइट अब प्ले करिएगा। हाँ, आईडी कर दिया इन्होंने, नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया। आश्वासन क्या मिला भाई? ये वाली अपनी आईडी पकड़ लीजिए। अरे नीरज, अरे ये पकड़ लीजिए, ये कितना पकड़े। और कौन कौन था, कौन कौन था? ये बताइए, ये बताइए, लीगल हेल्प करेंगे वो आपको, ये बताइए कौन कौन था? आप लोग कौन कौन मिलने गए थे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इनको बुलवाइए आप। हाँ, इनको बुलवाइए। आगे आ जाइए। ये बताइए, आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी दीदी, मैं प्राइम मिनिस्टर लगा मिलने के लिए प्रधानमंत्री
प्रतिवाद हमको मिलाने के लिए हमको इंसान के लिए मिला, हमको कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से राहुल से मिलने के बाद राहुल बोला था आगे नहीं बता रहा हूँ। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा ये बताइए। वो तो मिलना नहीं। योगिता जी बस हो गया होता ही रहेगा वो। अगर उसको हटा दीजिए, वो काफी शोर मच रहा था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। लेकिन कुल मिलाकर इतना ही है कि वो ये कह रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से गुहार लगाई, लेकिन वो उन्होंने नहीं सुना। राहुल गांधी का सामने से फोन आया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से वो मिली और उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे। अब इस मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा वाराणसी से पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे सर, इस खबर को लेकर ऐसा हड़कंप मच गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुलदीप सेंगर, जिस पर हत्या बलात्कार के आरोप थे और उसको उम्र कैद की जो सजा थी उसकी निलंबित कर दी गई, और ये बताया जा रहा है कि अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली हैं, तो क्या चुनाव उनकी पत्नी लड़ेंगी इस वजह से उनके समुदाय में उनका दबदबा बना रहे, क्या इसलिए उनको छोड़ा गया और इसलिए उनकी राहत उनको मिली है? जी, कई कई पहलू हैं। एक तो इसमें बहुत प्रायोजित फैसला भी लग रहा है। ये अदालतों का जो इस दौर का रवैया है उस पर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बहुत पवित्र गाय बना के रखने से बात बनेगा नहीं। संविधान से ऊपर तो अदालत भी नहीं, उसको संविधान की ही व्याख्या करनी है। तो ज्यादातर मसले ऐसे आ रहे हैं इन 10 सालों में जो बहुत बेहद प्रायोजित दिखते हैं। और न्यायाधीशों का राजनीति में उतरना ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बनती जा रही है। और इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ जाना ये भी नॉर्मल सी बन रही है। हिंदुस्तान में जितने इस दौर में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, जितने बड़े फैसले आप देखेंगे जो सरकार जिन फैसलों को करना चाहती है वो अदालतों के फैसले से मैच कर गया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जितने भी सरकार जिन भी कानूनों को बदलना चाहती है या नया कानून लाना चाहती है जिसपे समूचा देश आमतौर पर उसके खिलाफ रहता है, उस सारे फैसलों में आप देखिएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिशा में बढ़ता है। इसलिए इस बात को भी हम लोगों को समझना है कि ये सरकार और ये अदालत, न्याय और व्यवस्था का, इसके बीच का एक हम देख रहे हैं अघोषित एक गठबंधन का भी मसला है जिसपे अब सवाल खड़ा करने का समय आ गया। ये बहुत अमानवीय है। मतलब ये जो अभी, क्या ये अदालत नहीं जानती है कि कितना ताकतवर आदमी है? क्या ये अदालत ये नहीं जानती है कि सरकार ताकतवर तरीके से उनके साथ खड़ी है? दिल्ली की भी सरकार खड़ी है और यूपी में तो और ज्यादा मामला है। क्या ये अदालत नहीं जानती है कि इसी दौर में उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहा है और ये क्या उन सारे राजनीतिक समीकरणों से नावाकिफ है? ऐसा तो होता नहीं है। क्या सरकार, ये अदालत ये नहीं जानती थी कि राम रहीम को पेरोल पे क्यों छोड़ा जा रहा है हरियाणा में उस समय जब चुनाव हो रहे थे? क्या ये स्वतः संज्ञान लेने वाला मामला नहीं है? क्या उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत ये मसला नहीं आता है कि वो इस बात को, इस मंशा को भी समझे कि किसी भी उसको बाहर लाने की कोशिश का क्या मतलब है? आसाराम के लिए जो खास तरह की व्यवस्था है, क्या अदालतें इस बात को नहीं जानती हैं? तो पहला तो सवाल मेरा ये है कि जुडिशरी सिस्टम को बहुत क्वेश्चन मार्क है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था प्रश्नों के घेरे में आवे, उसकी स्वायत्तता पे दाग लगे, जनता उस पर भरोसा करना बंद कर दे। ये बहुत देश के लिए अच्छा नहीं है। ये तो एनार्किज्म की तरफ ले जाएगा देश को। जनता को कम से कम एक सेंटर ऐसा था जहां की वो सोचती थी कि चलिए सरकार न्याय नहीं करेगी, पुलिस न्याय नहीं करेगी, नौकरशाही न्याय नहीं करेगी, हम कोर्ट है, अदालतें हैं, हम वहां जाकर के हम न्याय की बात करेंगे। लेकिन अगर वहां भी सरकारी फैसलों पे केवल मुहर लगाने की कार्रवाई ज्यादा होगी, अगर वो हुई हो ना हुई हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन आप देखिए इत्तेफाक देखिए ना कि जिस मामले में सरकार फैसलों को अपने पक्ष में करना चाहती है, आप 10 सालों का आप दर्जनों फैसले को आप गिना सकती हैं, आप उसमें जो है कि आपको ही दिखेगा। तो पहला तो सवाल ये है कि जनता को अब इस बारे में भी सोचना पड़ेगा, इतने जघन्य मामले में, इतने घृणित मामले में इस तरह की छूट क्यों दी गई, उसको इतना सरल क्यों बना दिया गया, वो उसको इतना जो है ये क्यों कर दिया गया। तो मेरा एक तो ये आपसे कहना है कि इस पे हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। दूसरा आप देखिएगा कि ये बाहर निकलने के बाद ये वहां दिल्ली में जो रवैया है उस पीड़ित महिला के साथ, उसकी माँ के साथ,
वो तो बहुत अमानवीय है। मतलब ये भी एक दिखलाता है कि सरकार का रवैया क्या है, कंटिन्यू कर रहा है। सरकार का जो रवैया 2017 से कंटिन्यू कर रहा है। मतलब वो अभी आज दिल्ली में भी, दिल्ली की सड़कों में भी बस से ढकेल दिया गया, माँ को जो है धरना नहीं करने दिया गया, उनके साथ बहुत बदतरीन किस्म का व्यवहार किया गया। आप इसको देखिए जो है। तो ये जो पूरा वहां आज दिल्ली में भी हुआ, वो भी सीआरपीएफ कर रही थी। आप समझिए बात को, सीआरपीएफ के वो जिम्मे था, वो इस तरह से घसीट के ले जा रहे थे उस तरह का। तो आप इसको इसको भी देखिए। और आप कह रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे तो 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। ये कितना हास्यास्पद बात है किसी ताकतवर आदमी के लिए। किसी ताकतवर आदमी के लिए बाहर निकलना ही, वो लड़की बोल रही है कि हमारे लिए मौत के समान है। तो किसी ताकतवर आदमी के सामने वो तो एक मैसेज चला गया कि 2 मौसियां उसकी मार दी गई, उसके पिता मार दिए गए, अब नंबर तुम्हारा है। ये एक मैसेज इसमें दिया गया है ना। एक तरह से ये क्या ये कोर्ट इस अनुभव से नहीं गुजरी है कि ट्रक से कुचल दिया गया? क्या हर चीज के लिए, चूंकि मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं इस बात को कि न्यायाधीशों को उनको बहुत सारी चीजों की, कानून की व्याख्या उनके विवेकाधीन है। तो अगर वो सकारात्मक ढंग से देखना चाहें तो इस पूरे मामले में झोल ही झोल दिखेगा। आज जो रवैया है वहां प्रशासन का, शासन का, इससे तो और समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में वो लड़की और ज्यादा असुरक्षा पे जाने वाली है। और जैसे जैसे नजदीक आएगा आप देखिएगा। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा ये संदर्भ है, इस संदर्भ को राष्ट्रीय संदर्भ में देखना चाहिए और इस संदर्भ को 2014 के बाद से जोड़ करके देखना चाहिए। मोदी इरा का आना और 2010 में लेकर के, वो चाहे आसाराम हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे तरह तरह की मॉब लिंचिंग हो, और उसके बाद उनको लिंचर्स को जो है माला पहनाने का मामला हो, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा माला पहनाने का मामला हो। अभी बंगाल में कभी गीता पाठ के समय जो है एक मुस्लिम को वहां के कुछ साधु ने मारा और वहां के एक बड़े नेता है भाजपा के, उन्होंने जा करके उनको जेल से जब वो छूटे हैं, उनकी ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी की, जब जेल से छूटे तो उनको माला पहनाने इसी समय, अभी ये मैं आपको 10-15 दिन पहले की बात, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री का वो गीता पाठ वाला आयोजन था जो वहां पे बंगाल में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हेट क्राइम जो है दलितों पे, आप देखिएगा जो कश्मीर में आप देखिए वो बच्ची का जो रेप हुआ था, उन 2 बच्चियों का, उसमें उस कश्मीर में जो भाजपा सरकार के मंत्री थे, तिरंगा यात्रा निकली थी, उस जुलूस में वो उनके मंत्री शामिल हुए। तो एक इस पूरे संदर्भ को पूरे एक राष्ट्रीय शर्म की तरह ही हमको इस सरकार का जो शर्मनाक हरकतें हैं नेशनल लेवल पे, इस एंगल से भी इसको हम लोगों को देखना चाहिए और इस सवाल को भी समझना चाहिए कि इस राजनीति का और इस हेट क्राइम का गहरा रिश्ता है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे, इस राजनीति का रहना और ये हेट क्राइम का जारी रहना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इसको अलग अलग करके आप नहीं देख सकती। इसको अलग अलग आप सोचेंगी तो आप तब आप बताइए कि जो कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा है यूपी में, वो कैसे, क्या दबदबा है, इस समुदाय पर उनकी कितनी चलती है, और क्या ये सही बात है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो उसके वजह से उनको अब इसीलिए, जैसे कि राम रहीम को पैरोल मिलती है और आते अक्सर इलेक्शन के पहले वो जा जाके अपने समुदाय से अपील करते हैं, कुछ इस तरीके का मामला क्या आपको सामने दिख रहा है जहां पर उनको रिहा किया जाएगा पैरोल पर, वो आएंगे अपने समुदाय से बातचीत करेंगे, उनकी पत्नी जीत भी जाएंगी, तो इसी वजह से उनको शायद राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। ये आप ध्यान दीजिए ना, योगी जी एक बार बोले थे कि हमको गर्व है कि हमारी जाति के राम है। राम की जाति बताते उन्होंने कहा कि हमको गर्व है कि हमारी, अब योगी अपनी जाति बता रहे हैं। आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे जो उनकी जाति, उनकी अपनी जाति के जो माफिया हैं, आप अगर पूर्वांचल में चले आए, आप जौनपुर में जाइए, अभी जो ये कप सिरप वाला मामला चल रहा है, एक और चंदौली में है, चंदौली में कई लोग हैं, पूरे आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस तरह के लोग हैं। अभी ये पूरे मामले में इनका धनंजय सिंह का कप सिरप में नाम आ रहा है, जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। तो योगी सरकार जो है खास करके राजपूत जाति को लेकर के, उसको वो खास करके योगी उसके प्रोमिनेंट लीडर के बतौर उनको उभरना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अपना एक ठिकाना खोज रहे हैं जहां से खड़ा होकर के वो अन्य जातियों की राजनीति करें, उसकी एक कोशिश वो कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे इन राजपूत जातियों के जो अपराधी थे, इनके विरोधियों को मार दिया गया, बहुत सारी एनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे चीजें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इन अपराधियों को माननीय बना दिया गया। वो पॉलिटिकल संरक्षण उनको
गहरा दिया गया। सेंगर का मामला है कि सेंगर सिर्फ सेंगर नहीं है। सेंगर को संरक्षण देने का मतलब सेंगर की ताकत को संरक्षण देना नहीं है, उस जाति को, उस समाज को मैसेज देना उत्तर प्रदेश में कि हम किसी भी कीमत पर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको हमारे साथ रहना है, हम किसी भी कीमत पर। मतलब उन अपराधियों को भी ये मैसेज दे दिया गया कि आपको खुली छूट है, आप चाहे अमानवीय हरकत करें, करप्शन करें, हत्या करें, जो करें, आपके लिए अलग कानून होगा और लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग कानून होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से, और इस दौर में आप ये भी समझिए कि अंदर की जो एक लड़ाई है, आमतौर पे इसमें एक कोशिश हो रही है जनरली, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है भाजपा के अंदर, उसमें भी एक कोशिश टकराव है, उसमें भी एक टकराव है योगी को संकट में डालने का, और योगी अपनी ताकत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं उसके जरिए। इस पहलकदमी के जरिए एक तो उस इलाके में उनकी पत्नी तो लड़ेंगी ही लड़ेंगी, लेकिन उस पूरे इलाके में इस खास समुदाय को, जो बहुत डिमोरलाइज हो गया था, वो तथाकथित रूप से बहुत डिमोरलाइज था कि हम अपने विधायक को नहीं बचा पाए, हमारा राजपूत मुख्यमंत्री है वो उसके रहते हम नहीं बचा पाए। तो ये आप देखेंगे कि उसके जरिए उस पूरे जोन में मैसेज देना है, और जो अन्य इलाकों में जो इस तरह के उनके 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 अपने जाति के जो अपराधी हैं उनको ओपन करना है। और अब इससे क्या होगा, ये जो फैसला आया है 27 के चुनाव में बार बार सेंगर बाहर आएंगे, अब स्पेस उनको मिल गया। इसमें से एक जो पेरोल के लिए जो स्पेस होता है, आमतौर पे बाहर आने का बार बार स्पेस, जैसे राम रहीम को आपने देखा होगा ठीक हरियाणा चुनाव में, उतना पेरोल किसी अपराधी को आज तक, रेप के अपराधी को और नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के अपराधी को, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना पेरोल पे कोई अपराधी आज तक बाहर नहीं आया है। सत्ता का नंगा कह लीजिए कि एक तरह से प्रदर्शन है ये। तो एक आप समझिए कि राम रहीम के ही तर्ज पे उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर का 2027 के चुनाव में किसी भी स्तर पर जाके बड़ा इस्तेमाल करने की एक कोशिश उनकी है। उसके जरिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में उस खास समाज को, और खास करके अगर उसको और व्यापक कर लिया जाए तो अपर हिस्से को, एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये आपका राज है, अगर योगी का राज है तो आपका राज है, आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से उत्तर प्रदेश चलेगा, और 2027 में आप खुल करके साथ दीजिए, आइए इसको लड़ा जाए और आपके राज को फिर से स्थापित किया जाए 2027 में भी। ये उसके पीछे बहुत एकदम पॉलिटिकल, विशुद्ध पॉलिटिकल मैसेज है। और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत नैतिकता की बात करना और उससे उससे करना वो बहुत इशू नहीं है, वो उनके इशू का उनके पार्टी का इशू नहीं है। ये अलग बात है कि समाज इसको कैसे देखता है, समाज में क्या इसको करके परसेप्शन बनता है, समाज इसको क्या पुराने तरीके से देखता है, क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं, इस पे जरूर हम लोग को सोचना है। नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि एक तरीके से ये प्रायोजित फैसला था, और ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में आकर जजेस ने भी कुछ इस तरीके का फैसला सुना दिया जहां पर उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और पॉलिटिकल पर्पस जो एक राजनीतिक कारण है वो एकदम साफ दिख रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या अब इन चीजों को लेकर, क्या मोदी और शाह में इस चीज को लेकर कोई डर नहीं है कि भाई जनता में आक्रोश हो सकता है? एक नाबालिग लड़की जिसका रेप होता है, उसके परिवार के लोगों को मार डाला जाता है, वो पीड़िता खुद इस समय सड़क पर है, और देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रिजभूषण शरण के साथ हम लोगों ने देखा था, अब ये कुलदीप सिंह सेंगर के साथ देख रहे हैं। यहाँ तो पीड़िता बेचारी सड़क पर दर दर ठोकरें खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी और शाह साहब को। नहीं, इसमें मेरा ये आपसे कहना है कि डर तब फैलेगा जब विपक्ष ज्यादा खुल करके और ज्यादा गहरे स्तर पर उतरेगा। ये ऐसे लोग हैं, आप अभी ब्रजभूषण सिंह का नाम ली है, वो ऐसे लोग हैं जिनका बियॉन्ड द पार्टी अपने रिश्ते होते हैं उस समाज का। और अगर ये कमजोरी अगर कहीं विपक्ष के स्तर पे बनी रही कि ये हमारे भी काम आ सकते हैं, ऐसे लोग हैं, अगर ये मामला कहीं भी कोई पहलू है, अगर ये बना रह गया, तो बीजेपी को डर क्यों लगेगा? तब तो मोदी जी नहीं डरेंगे, तब योगी जी नहीं डरेंगे। ब्रिजभूषण शरण इसीलिए बच पाए कि विपक्ष उसको बहुत ताकतवर ढंग से जनता के आंदोलन में नहीं बदला। वो बच पाए इसलिए कि वो यहाँ विपक्ष के नेताओं से भी मिला करते थे, उनके सानिध्य में भी उनसे भी उनका मिलना जुलना। अब ये सवाल ये है कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय इस समय ज्यादा एजेंडा है मेरे, उसमें महिलाएं भी आती है, अगर सामाजिक न्याय हमारे लिए सेंट्रल एजेंडा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो इस एजेंडे को क्या वो व्यवहारिक धरातल पर
बहुत ही अपने एक्सट्रीम में जाकर के क्या उसको इस एजेंडे को लेकर के उतरने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सवाल यहां है। और अगर ये हुआ तो जान लीजिए इस बात को, क्योंकि ये पुराना समय था कि जो ओपिनियन मेकर होता है, जो अपर हिस्सा, उसका प्रभाव दलित समाज पे भी होता है, पिछड़े समाज पे भी होता है, बहुत अति पिछड़े समाज पर भी होता है। उत्तर प्रदेश में तो इस 24 के चुनाव में इसको डिवीजन कर दिया है। मैंने ये डिवीजन कर दिया है कि अब ये एक दलित समाज के अंदर, पिछड़ा समाज के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर एक दूसरे किस्म की जागरूकता आ गई। वो एक भाजपा के बारे में एक पहचान बन गई है वहां पे कि वो अपर कास्ट की पार्टी और बड़ी पूंजी की पार्टी, एक पहचान बनी है 2024 में। तो क्या इस पहचान को और गाढ़ा करने का ये समय है? मैंने ये जो कुलदीप सेंगर को बाहर लाने का मतलब ये है कि इस पहचान को, जो उसकी पहचान बनी थी 2024 में, इस पहचान को और ताकतवर बना दिया जाए। विपक्ष का काम तो ये होना चाहिए कि ये बात, और ये चेहरा कुलदीप सिंह सेंगर ही भाजपा का चेहरा है। कुलदीप सिंह सेंगर ही जो है योगी जी का चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है। ये कैंपेन लेने जा रही कि नहीं विपक्ष, बयानों से आगे बढ़कर के? अभी तो मैं देख रहा हूं कि इतना समय बीत गया इस पे, अभी अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया है। मैं खोज रहा था, उनके एक नेता का बयान जरूर है कि पता नहीं कैसे कोर्ट फैसले दे रहे हैं आजकल, और एक नेता का बयान है कि कोर्ट का फैसला है, इस पे क्या बयान दे हम। तो इस एंगल से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ये बोलना होगा कि अमानवीय है, ये फैसले पर सवाल खड़ा करना होगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है जाए, हाई कोर्ट में जाए, ये इस सवाल को खड़ा करना होगा और राजनीतिक आंदोलन में इसको तब्दील करना होगा। अगर ये नहीं आपको लगता है कि जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में एक जन आंदोलन के साथ इस पर दोबारा अपील होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी विवश हो जाएंगे कि उस पीड़िता के फेवर में कुछ ना कुछ फैसला सुनाए? नहीं, जन दबाव में ही वो फैसला आया था। ये जो 7 साल रहे हैं जेल में और इनको जो भी जितनी भी सजा मिली है, वो जन दबाव में ही मिला है। और इसीलिए कोर्ट देखिए, बेसिकली क्या होता है, संसद को प्रभावित करना हो, न्यायालय को प्रभावित करना हो, सीबीआई और ईडी को प्रभावित करना हो, तो जन दबाव गलत कार्रवाई में जाने से रोकता है किसी भी संस्था को। अगर आप ध्यान देंगे, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक जो वो है अपना संस्थाएं हैं, वो जनता की सेवा के लिए, ये उसके सेंटर पॉइंट है कि जनता की सेवा के लिए है। हाँ, आपकी आवाज बीच में चली गई मनीष जी, आपकी आवाज बीच में चली गई। आपकी आवाज, हाँ, नहीं एकदम से नहीं आ रही है मुझे आवाज आपकी। चली गई आपकी आवाज। हाँ, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए। लास्ट के 2 सवाल ले लेते हैं, मैं एडिट करवा दूंगी ये क्वेश्चन। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा था कि जन दबाव जो है लोकतंत्र का सबसे सेंटर पॉइंट होता है। अगर इसको समझिएगा, संसद भी तभी सही काम करती है, जिसको लोहिया जी अपने आप में बोलते हैं कि आवारा हो जाने का खतरा रहता है संसद के। आप अदालतें भी तभी काम करती हैं, फोन कर दीजिए, अदालतें भी तभी काम करती हैं उनको जो है, और जब जो है बेसिकली जो है आपकी आवाज फिर जा रही है मनीष जी, आप आवाज जा रही है आपकी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की आवाज बीच में चली गई थी मनीष जी, अब आ रही है। हाँ, बोलिए। अगर ये आप इसको समझिए कि अगर ये जन दबाव के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आएगा, जब एक आंदोलन की तरफ उत्तर प्रदेश का विपक्ष बढ़ेगा, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में दावेदारी जब की जाएगी इनके फिर से उस सजा को उस फैसले को बदलने का, ये दोनों अगर साथ साथ चीजें नहीं चलेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का झुकाव जो है, सत्ता का दबाव उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो कोर्ट भी अपने आप में कोई मशीन नहीं है, वो भी उसके ऊपर भी सरकारों का दबाव बनता है और जनता का दबाव बनता है। जन दबाव बना ले जाएंगे तो उस लड़की को और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को एक फैसला न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर जन दबाव नहीं बनाएंगे तो सरकार की तरफ सरेंडर करने का उसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, ये सवाल इस पे निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस सवाल को फिर से केंद्रीय एजेंडे में विपक्ष लेकर के आने के लिए की योजना बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
यही सवाल सबसे ज्यादा प्रमुख है, जो कह लीजिए कि इस भाजपा को उल्टा भी स्थिति में डाल सकता है, उसके संकट को और कई गुना बढ़ा सकता है। यही एक रास्ता है। इस रास्ते पर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, सामाजिक आंदोलन के लोग, नागरिक आंदोलन के लोग, पॉलिटिकल आंदोलन के लोग किस स्तर पे इस सवाल पे नीचे उतरने पर, सड़कों पर उतरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।